दिल्ली की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बार काफ़ी सारी चुनौतियों से जूझ रही है। चुनौती जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उससे पार पाकर सत्ता हासिल करना, चुनौती बीजेपी के कद्दावर नेताओं के सामने चुनाव जीतना, चुनौती जो एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है उससे पार पाकर चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाना। लेकिन इन चुनौतियों के बीच आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें तो उसमें एक बड़ा चेहरा और जाना माना चेहरा वो है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी है, वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के उन पर बड़े आरोप लगे, करीबन 1.5 साल से ज़्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ा और अब वो अपनी पड़पड़गंज सीट छोड़कर एक नई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्हीं मनीष सिसोदिया के जो चुनावी दफ्तर हैं उसमें हम पहुंचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है इस पर बात करेंगे। उनके दफ्तर में हम लोग पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ लगातार इसी तरीके से बैठक करते हैं, रोजाना मुलाकात करते हैं और इसी में से थोड़ा सा समय निकालकर हम उनके पास पहुंच रहे हैं। मनीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में और मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल में मैंने आपको इस तरीके से बुलाया है। जी जी जी। तो मनीष जी, पहली सवाल तो ये अक्सर आपसे लोग पूछ ही रहे हैं कि पड़पड़गंज जहाँ पर आपने बहुत ही बड़ी शुरुआत करी थी, पड़पड़गंज जहाँ पर आपने एक तरीके से अपना घर तैयार किया, दिल्ली में सत्ता हासिल करी, उसको छोड़कर जंगपुरा में आना, क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती हो गई आप? देखिए, मेरा घर तो पूरी दिल्ली है। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ग्रुप में काम कर रहा था तो दिल्ली के हर बच्चे के लिए सोच रहा था और आज 44 लाख बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मेरा घर तो हर वो घर है जिसमें एक बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या सरकारी स्कूल दिल्ली सरकार के स्कूल में हो। जिस घर में भी एक बच्चा है वो घर मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जीवन उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए है। पटपड़गंज से आना बेसिकली मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की एक विशेषता है कि हम शिक्षा पे काम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरी कोशिश है कि देश के जितने शिक्षाविद हैं, शिक्षा पे काम करने वाले लोग हैं, सब आम आदमी पार्टी में आ जाएं। तो उस क्रम में जब अवध ओझा जी से बात हुई तो उन्होंने आने से पहले एक शर्त रख दी मेरे सामने कि आप पटपड़गंज से लड़ा सकते हो मुझको। मैं आ सकता हूँ, राजनीति में आ जाऊँगा, चुनाव भी लड़ लूँगा, लेकिन क्या पटपड़गंज से लड़ा सकते हो? तो मैंने भी कह दिया आ जाओ, मैं तो दिल्ली में कहीं से लड़ लूँगा, पूरी दिल्ली मेरा घर है। फिर हमारे एमएलए साहब हैं प्रवीण जी, जब इन्हें पता चला कि पटपड़गंज से हम अवध ओझा जी को लड़ा रहे हैं तो इन्होंने जाके मुझसे और अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि जी इनको जंगपुरा भेज दीजिए, तो मैं जंगपुरा आ गया। देखिए सर, सवाल थोड़ा सा इससे जो बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, मनीष जी पिछली बार भी कम मार्जिन से जीते थे, दूसरी बात कि आप अपने समय नहीं दे पाए अपनी विधानसभा को, जब 1.5 साल से ज़्यादा वक्त आप जेल में रहे, क्या यही वजह लगी कि आपको एक सेफ सीट चुननी पड़ी वहाँ चुनाव लड़ना? ये तो गाली गलौज पार्टी है, इनको गाली देने के अलावा, आरोप लगाने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कुछ और आता है क्या? इनके पास इतना तो बताने के लिए नहीं है कि जी इन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए क्या किया। डीडीए के प्लॉट्स चारों तरफ धूल खा रहे हैं, कब्जा कर रखा है लोगों ने। इनके पास बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक मैं दिल्ली की हर झुग्गी को घर दे दूंगा। इनके पास बताने के लिए नहीं है कि क्या किया। तो जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो गाली गलौज करेंगे। अब आप ये देखो ना कि देश का प्रधानमंत्री, देश की, बल्कि ये तो क्लेम करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आज चुनाव किस बात पे लड़ रही है? अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट पे चुनाव लड़ रही है। मतलब क्या गत हो गई है इन लोगों की। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन मुद्दा नहीं है मनीष सिसोदिया क्यों हैं, अरविंद केजरीवाल कहाँ टॉयलेट करते हैं, इस पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कुछ बताने के लिए है ही नहीं। भाई आपके पास दिल्ली में एक सरकार थी, केंद्र की सरकार दिल्ली की आधी सरकार चलाती है। आप दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते, चेन स्नैचिंग ठीक हो गई होती, महिलाएं सुरक्षित होती, आप गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ एक्शन लेते, लोग सुरक्षित महसूस करते। वो तो आपने कुछ किया नहीं। आप जाके चिल्ला रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल के घर में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो हमें ही दिखता है, किसी और को नहीं दिखता। ऐसा स्विमिंग पूल बना रखा है अरविंद केजरीवाल ने, वो भी सीएम हाउस में। तो अब करने दीजिए, उनकी गाली गलौज का क्या जवाब देना है? हमारे पास गिनाने के लिए काम है, उन्होंने उनके पास में गिनाने के लिए गालियाँ हैं। आपने खुद ही जिक्र कर दिया सीएम आवास का, लेकिन ये लड़ाई सीएम आवास, आपदा और जिस तरीके की बात आपने करी कि बड़े विवादित बयानों के बाद अब पूर्वांचलों पे आ टिकी है। पूर्वांचलों को लेकर अब बड़ी बात ये कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कल बोल दिया कि यूपी बिहार के लोगों को लाया जा रहा है, वो उनका बड़ा अपमान है। कह रहे हैं कि लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे, ये नारा दिया। पूर्वांचलियों का अपमान किया है नड्डा साहब ने देश की संसद में।
रोहिंग्याओं से के साथ साथ उन्होंने कहा पूर्वांचलियों को भगा रहे हैं हम यहाँ से। नड्डा साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, देश की संसद में खड़े होकर पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं, और फिर जब हम कहते हैं कि ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं तो हमारे ऊपर कहते हैं। अरे एक एक पूर्वांचली का व्यक्ति, मैं पटपड़गंज में भी था तब भी मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, और अब यहाँ जंगपुरा में भी बहुत ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ। पूर्वांचल से आके एक आदमी जब मेहनत करके अपना घर चला रहा होता है तो अरविंद केजरीवाल की बदौलत उसको अपना घर खरीदने का हौसला बन रहा है। क्यों? उसके बच्चे को फ्री पढ़ाई मिल रही है, उसका बिजली का बिल नहीं आ रहा, उसकी वाइफ, महिला, बेटी कोई अगर है तो उसको फ्री में बस यात्रा हो रही है। इन सब से जो उसकी बचत हो रही है, आज वो एक घर खरीदने का हौसला कर पा रहा है। वो कहता है जी जो पैसा केजरीवाल जी बचा रहे हैं उतनी किस्तों में हमने घर ले लिया, उतनी किस्त दे दे के। तो कितने पूर्वांचल के भाई और बहन जो किराए पे आके रहते थे उनके घर हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम मदद कर रही है। पूर्वांचलियों का अपमान तो ये संसद में खड़े होकर करते हैं, इनकी पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन आपको लगता सर कि क्या थोड़ी गलती हो गई, फ्लो में निकल गया कि यूपी बिहार के लोगों का जिक्र करना इस तरह? जहाँ से ये लोग नाम ला रहे हैं उसका तो जगह बतानी जरूरी है, लेकिन फर्जी वोटर का मुद्दा तो फर्जी वोटर का है ना। फर्जी वोटर मतलब कई कई हजार वोट कटवा के और कई कई हजार वोट बनवाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से कल सीओ से मिल के आए। मूल मुद्दा थोड़ी भटकने देंगे हम। मूल मुद्दा ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के डर से दो ही काम कर रही है। ये इस बार पैसे बांटेंगे जम के, और वोट कटवाएंगे और वोट बनवाएंगे। तो अगर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं, तो फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं तो फर्जी वोट भी देखभाल के, मतलब वोट भी देखभाल के बने ना। ऐसे हजारों हजारों वोट किसी कॉलोनी में कैसे बन सकते हैं? किसी एक सांसद के यहाँ किसी एक घर पे कितने कितने हजारों वोट होंगे? ये तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। लेकिन सवाल सर ये भी उठ रहा है कि बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि जितने भी बड़े आप नेता थे आपको अपनी ही सीटों में उलझा दिया। आपको जंगपुरा में उलझा दिया, आतिशी को कालकाजी में उलझा दिया, और अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में उलझा दिया। पिछले दिनों सिर्फ नई दिल्ली के वोटर लिस्ट की बात हो रही है, बाकी लोगों की बात नहीं हो रही। तो क्या लगता है कि कुछ इस बार फंसा हुआ मामला है आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव? देखो, हमारे लिए हर चुनाव चुनौती होता है। हमने आज तक 2013 से जब हम चुनाव लड़ना शुरू किया, आज तक किसी भी चुनाव को हमने ये माना ही नहीं कि हम आसानी से जीत रहे हैं। हमने हर चुनाव को ये माना कि हमारे लिए कसौटी है, हमारे लिए कठिन है, और हम कठिन मान के हर चुनाव को लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम तो कठिन मान के लड़ रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को भी मैं यही कहता हूँ कि किसी भी चुनाव को आसान मत मानो। हर चुनाव अपने आप में कठिन है, कठिन मान के लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। आप तो अपने आप को मजबूत कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर जितने भी सहयोगी दल थे इंडिया ब्लॉक के, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी बड़े दल थे। क्या वजह लगती है आपको कि कांग्रेस जहां को आपने समर्थन मांगा था वो नहीं मिला, और एंटी नेशनल और कई सारे बयान, एफआईआर दर्ज करवाना, मानहानि का नोटिस भिजवाना, क्या लगता है कितना मुश्किल? देखिए, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति से त्रस्त है कि सब कुछ हवा में चल रहा है, और ऊपर से गाली गलौज की पूरी राजनीति करते हैं। पूरा देश इससे त्रस्त है, तो उनको एक विकल्प चाहिए लोगों को। वो विकल्प अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दल दे रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव हुआ तो उनके खिलाफ पूरी एक राष्ट्रीय टीम खड़ी हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीम्स खड़ी होंगी और वो उनका जवाब देंगी। आज भारतीय जनता पार्टी को, पूरे नेतृत्व को एक बहुत असफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है कि जिनको मौका बहुत अच्छा मिला लेकिन काम डिलीवर कुछ नहीं हुआ। और दिल्ली के लोग तो इस बात के बहुत बड़े गवाह हैं कि दिल्ली में इतना मौका दिया, 7 सांसद 3 बार से दे रहे हैं, लेकिन 7 सांसदों के हिस्से, अमित शाह जी के हिस्से एक ही तो काम दिया था दिल्ली के लोगों ने, भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दो। वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया इन्होंने। चारों तरफ गोली चल रही है, अपहरण हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, गली गली में चरस गांजा बिक रहा है। ये क्या कर रहे हैं? सर बात ये भी उठ रही है ना कि कांग्रेस ने चुनाव तो लड़ना ही है। आपने कहा था कि राज्य स्तर पर कोई गठबंधन होगा नहीं, फिर परेशानी क्या है? क्या किसी बात का डर है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस से छीन कर उन्होंने लिया है, वो एक तरह से चला जाएगा, कांग्रेस के साथ देखेंगे, इसलिए इंडिया ब्लॉक को एक साथ करने की कोशिश है? नहीं, ये तो हर राज्य की, हर, जैसे दिल्ली में भी जब चुनाव लड़ा गया कांग्रेस के साथ मिलकर, उसी समय हम पंजाब में चुनाव नहीं लड़ रहे थे साथ में मिलके। तो ये तो हर एक राज्य की, हर एक स्तर की अपनी अपनी स्थिति बनेगी। पर आज मुद्दे क्या हैं? मुद्दा कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, आम आदमी पार्टी कहाँ है, ये नहीं है। मुद्दा ये है कि एक पार्टी है जो कह रही है कि भाई हमें वोट दो, हमने अच्छे स्कूल बनवाए थे, आगे और अच्छे स्कूल चलाएंगे।
हमें वोट दो, हमने अच्छे अस्पताल शुरू कराए थे, बुनियादी हेल्थ केयर जो है वो बहुत अच्छा किया था, उसको और अच्छा करेंगे। 24 घंटे बिजली जारी रखेंगे, मुफ्त बिजली रखेंगे, 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों का इलाज कराएंगे, पंडितों को 18,000, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने देंगे। एक पार्टी ये कह रही है, दूसरी पार्टी केवल गाली गलौज में उलझी हुई है। तो चुनाव तो इस वक्त गाली गलौज की राजनीति और काम की राजनीति में। इंडिया ब्लॉक के जितने लीडर हैं आपके साथ मंच शेयर करते हुए नजर आएंगे इस चुनाव? वो भी सब बताएंगे, समय बताएगा आपको। एक सवाल सर ये है कि इस बार एआई का, सोशल मीडिया का पोस्टर वॉर बहुत तगड़ी तरीके से चल रही है। आपको लगता है कि एक थोड़ा स्तर भी गिरता जा रहा है एआई वॉर में, कि जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के? देखिए, एआई और ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये गाली गलौज पार्टी वाले जिस तरह की गालियों पे उतरते हैं, उससे स्तर बहुत गिर रहा है। टेक्नोलॉजी का कितना दुरुपयोग होगा, कितना नहीं होगा, उस पर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। पर व्यक्ति के रूप में जब केंद्रीय मंत्री बैठ के, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता दिल्ली के लिए, केवल गालियां होती हैं, तो वो गालियां दे के केंद्रीय मंत्री इस बात का भी स्तर गिरा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री किस हद तक जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, उस तस्वीर को दिखाते हुए, वो तस्वीर आपकी दिख रही है जब आप जेल से बाहर आए थे, उस वक्त की है, और क्या यही तस्वीर आपके मन में है कि चुनाव जिस दिन जीतेंगे और दोनों चेहरे इसी तरीके से गले? चुनाव जीतेंगे हारेंगे, चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन ये दोस्ती तो हर वक्त की है। सर बातचीत के लिए तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जंगपुरा से चुनावी मैदान में हैं और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। बड़ी बातें उन्होंने कही कि चुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी जो मुद्दों की बात कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी है जो गाली गलौज की तरह उन पर आरोप लगा रही है। तो इस बड़ी लड़ाई के बीच आखिर जनता किसे चुनेगी, ये आने वाले दिनों में नतीजे खुद ही साफ कर देंगे। कैमरामैन मनीष निहाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.